जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया, वो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की ही कोई चीज़ है? तो बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, वो लिखने के बाद उसके आगे लिख देते हैं ये वैल्यू कितनी दफ़ा एग्जिस्ट की है, ये कितनी दफ़ा उसकी फ्रीक्वेंसी। प्रोबेबिलिटी में आपने सिर्फ ये करना है कि कोई वैल्यू कितनी दफा आ सकती है फ्रीक्वेंसी, और वहां से फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके लिखते हैं, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही तो है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर एक कोई पॉसिबिलिटीज है हेड और टेल, एक कॉइन फ्लिप करें तो एक पॉसिबली एक दफा हेड आ सकता है और एक दफा टेल। पॉसिबली लफ्ज बोला जा रहा है, तो टोटल दो आउटकम्स हैं। मैं कहता हूं इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दें, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, 1/2 और 1/2 टोटल 1। आप कहेंगे नहीं, ये तो आपने प्रॉपर्टी लिखी हुई है। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल को अगर प्रोबेबिलिटी टेबल में बदलना हो, आप फ्रीक्वेंसी की जगह उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और पढ़ेंगे ऐसे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो उस इवेंट का एन ए है, काउंटिंग है, ओवर एन एस टोटल। यहां पर मैंने आपको जो पहली एग्जांपल की थी वो आपको मैंने एक्सप्लेन तो नहीं की, लेकिन डेटा ऐसे लिया गया होगा। फर्ज करें ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है और उस डिपार्टमेंटल स्टोर में 100 दिन का उनकी डेली सेल का रजिस्टर उठाना है। मैं कहता हूं कि नोट किया गया है कि 100 में से 20 दिन ऐसे थे जब उनकी सेल नहीं हुई, स्ट्राइक था, कोई भी कस्टमर नहीं आया। $1000 सेल हुई है, वो 30 दिन उनको ऐसे उन्होंने रिकॉर्ड किए, 2 दिन 25 एंड सो ऑन, 100 दिन पूरे हो गए। ये हो गई फ्रीक्वेंसी टेबल, ये वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हो गई। अगर इसको प्रोबेबिलिटी टेबल में बदलना हो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहती है 20/100, 30/100, 25/100। तो ये बन गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी भी कॉल करते हैं। तो पहली जो एग्जांपल थी उसमें हर पॉसिबल वैल्यू की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं ये कैलकुलेट करके दी गई थी, और उसके बाद उसने इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमसे किए और हमने उसको रिस्पॉन्स किया। इसी तरह से इसमें भी है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये आई कैप की बुक का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में है, देखो उस ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पर है। फिर एक थर्ड, ये भी आई कैप की बुक का है। इन तीनों क्वेश्चन में जितनी जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी क्या, और आगे हर एक की प्रोबेबिलिटी भी मेंशन की है। लेकिन ये जो फोर्थ एग्जांपल है ये वाली, और ये भी आपके पेपर की थी उस वक्त, तो ये 5 नंबर की आई थी, उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया था और क्वेश्चन ये किया गया था कि अब जरा इसका प्रोबेबिलिटी टेबल बना दें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 380 डिवाइडेड बाय द टोटल। पढ़ेंगे कैसे? काउंट करें कितने कस्टमर है जिनका वेटिंग टाइम 0 है, 380। ये तो हो गया है। टोटल कस्टमर कितने हैं? ये तो 0 वेटिंग टाइम वाले हैं ना, और टोटल कस्टमर है 10,000, NA/MS। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रोबेबिलिटी टेबल में बदल देना। यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है, तो कहता है इसका मीन और वेरियंस बताएं। किसका? हमारा जो इंटरेस्ट है वो है वेटिंग टाइम, मैंने उसको एक्स कह दिया। अब बजाय इसके कि मैं इन इवेंट के नाम रखूं कि 0 वेटिंग टाइम वाला इवेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ई एफ जी, ऐसे करके आप इसका नाम एक्स रख दें, x0, x1, x2, x3। तो ये जनरल सी नोटेशन आप बना देते हैं, बजाय इसके के बी सी डी ई एफ जी एच लिखें, हम इस तरह से बना देते हैं।
अब देखें किसी कस्टमर का वेटिंग टाइम तो 0 है, किसी कस्टमर का वेटिंग टाइम 1 मिनट है, 2 मिनट है, तो तमाम जो कस्टमर्स हैं उनका वेटिंग टाइम सेम नहीं है, वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 7 मिनट तक वेरी कर रहा है। जो चीज भी वेरी करे उसका मीन फाइंड करते हैं। मतलब मुझे किसी ने पूछ लिया कि जी अगर उस मोबाइल सेंटर पे जाएं तो बता सकते हैं कि हमें कितनी देर वेट करना पड़ता है। अब ये तो नहीं मैं उसको स्टोरी सुनाना शुरू कर दूंगा कि जी इतने % चांस है कि आपको 0 मिनट वेट करना पड़ेगा, 11% चांस है 1 मिनट, 16% चांस है 2 मिनट, 17% चांस है 3 मिनट वेटिंग। वो कहेगा ये क्या कर रहे हो यार, मुझे, मैं तो पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं आप, उसकी एवरेज बता देना, एवरेज वेटिंग टाइम जिसे आप मीन वेटिंग टाइम कहेंगे, मीन वेटिंग टाइम। अच्छा, अगर आप इसका फार्मूला याद करें कि अगर ये फ्रीक्वेंसी टेबल होता सिर्फ इतना और मैं कहता इसका मीन फाइंड करें, तो आपने कहना था समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये तो है फ्रीक्वेंसी टेबल का मीन, फ्रीक्वेंसी टेबल अगर होता आपके पास, लेकिन अब बनाया हुआ आपने प्रोबेबिलिटी टेबल। हो सकता है एग्जामिनर भी आपको प्रोबेबिलिटी टेबल दे, तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है इस फार्मूले में जहां जहां आपने एफ लिखा हुआ है वहां पी कर देना है, वहां आपने पी कर देना है। और ये बात भी आपको क्लियर है कि समेशन पी तो हमेशा 1 नहीं होगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फिर प्रोबेबिलिटी टेबल का मीन का फार्मूला समेशन पी एक्स रह गया, एफ एक्स की बजाय पी एक्स, समेशन एफ की बजाय समेशन पी, और समेशन पी हमेशा 1। तो अगर उसने मीन पूछा हुआ है तो आप पी एक्स का सम करके और उसका आंसर लिख दें। तो मीन फार्मूला मीन का प्रोबेबिलिटी टेबल में समेशन पी एक्स, वो फ्रीक्वेंसी टेबल की तरह समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, एफ की जगह पी, समेशन पी एक्स ओवर समेशन पी, समेशन पी इज 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और समेशन पी एक्स। तो अब आप ये बताएं कि भाई अगर तुम उधर जाते हो तो तकरीबन तुम्हें 3.5 मिनट के राउंड अबाउट, क्योंकि मेन की इंटरप्रिटेशन यही है, लेकिन अंदाजा हो गया ना। अब आल दो हम नहीं कह रहे कि यकीनन तुम्हें 3.5 मिनट जरूर वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आप उसे कहा जी 3.5 मिनट तक बारी आ ही जाएगी, मे भी उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका वेटिंग टाइम इससे भी कम है, मे भी थोड़ी देर बाद आ जाए, ऐसा है ना। तो ये है मीन वेटिंग टाइम। वही बात, बैट्समैन की बैटिंग एवरेज 35 स्कोर है तो कभी तो 35 स्कोर से कम करेगा, कभी ज्यादा भी तो करेगा ना। तो वेटिंग टाइम 3.5 मिनट, अंदाजा तो हो गया ना। अगर यही होता आधा घंटा 30 मिनट, तो उसे खुद डिसीजन करना है यार वहां 30 मिनट के राउंड अबाउट टाइम लगता है, वहां 3.5 मिनट के राउंड अबाउट लगता है। गारंटी तो नहीं है लेकिन बड़ा चांसेस है कि इसके करीब करीब ही हमारा वेटिंग टाइम होगा। अब चूंकि तमाम कस्टमर का वेटिंग टाइम जो है, तमाम कस्टमर्स का वेटिंग टाइम ये नहीं है, कुछ इसके करीब होंगे कुछ इससे दूर होंगे, वेरिएशन तो आ रही है। कितनी वेरिएशन आ रही है, वेटिंग टाइम मीन से कितना डेविएट कर रहा है, तो वेरिएंस। अब जब वेरिएंस का फॉर्मूला आप करोगे, मैं अगर प्रोबेबिलिटी टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल से आप यूज करो, ये था फर्ज करें एक्स और ये एफ, और मैं आपको कहूं कि इसका मीन फाइंड करें, तो आपने कहना है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसका वेरिएंस फाइंड करें, जरा वेरिएंस का फॉर्मूला भी देखिएगा, याद है ना आपको, दो दो वेरिएंस के फॉर्मूले हमने लिखाए थे यार, समेशन एफ आता है समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल के लिख दिए। अब अगर आपको वो प्रोबेबिलिटी टेबल कहता है तो आप एफ को पी बना दीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी टेबल के बन जाएंगे। सिंप्लीफाई अगर करें तो समेशन पी तो होना ही बनना है, तो सिर्फ ये रहेगा, तो ये बन गया मीन का फार्मूला। ये भी वन हो जाना है ये वाला, तो फिर ये रह गया पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स और होल स्क्वायर।
मीन और वेरिएंस फॉर प्रोबेबिलिटी टेबल। आप बिल्कुल मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसे कैलकुलेटर पर फीड कर दें। बस करना सिर्फ ये है, जहां आपने एफ, कैलकुलेटर तो आपको एफ का ऑप्शन देगा ना, तो आपने एफ नहीं वहां पर लिखना, आपने वहां बस पी लिख देना। कैलकुलेटर आपको ऑप्शन देगा तो वो यहाँ पर, अगर फर्ज करें आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का आ जाता है, स्टैट्स मोड में ले जाएं कैलकुलेटर को, वन फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो नहीं चाहिए एक्चुअली, पी चाहिए, लेकिन बिल्कुल पी जो है वो एक्स की तरह का रोल प्ले कर रहा है। तो आप पहले सेटअप में जाके फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऑन करते हैं और वहां क्या रखते हैं, वहां पी की वैल्यू रखते हैं। ठीक, एक्स जो है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर साथ वाले कॉलम में आ जाए और यहां पर फ्रीक्वेंसी की बजाय जो है वो पी रख दिया 0.038, 0.038, देन 0.112, 0.168, 0.178, 0.196, 0.155, 0.12 और 0.033। ये जब आपने फीड कर दिया है, अब आप इसका मीन कैलकुलेट करना चाहेंगे। शिफ्ट 1 4 और नंबर 2, मैंने आपको कहा ना कि फ्रीक्वेंसी का रोल प्रोबेबिलिटी ने पे करना है, 3.492 और हमारा भी यही आंसर आ रहा है, 3.4920 वही आंसर है। अच्छा, वेरिएंस उसने कैलकुलेट किया हुआ, हमें भी आता है वेरिएंस, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस 3, इसका इधर ही स्क्वायर कर ले ताकि वो वेरिएंस बन जाए 3.14। तो इसका मतलब है कि अगर हमें एग्जाम में इस तरह का कोई प्रोबेबिलिटी टेबल दे देता है और कह देता है कि ऐसा आप प्रोबेबिलिटी टेबल का मीन और वेरिएंस फाइंड करें, तो हम सिंपली प्रोबेबिलिटी को एफ की जगह लेते हुए प्रोबेबिलिटी टेबल का मीन वेरिएंस बता देंगे। और अगर आपको मैनुअली करना है या मैनुअली फार्मूला चाहिए तो ये एफ की जगह पी कर दें, एंड देन जहां जहां समेशन पी हो वहां 1 कर देंगे, तो ये सारी आपसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब इसी टेबल के रेलेवेंट, जिसको हमने दिया तो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल था और हमने उसने कहा था कि इसका प्रोबेबिलिटी टेबल बना लें, वो एक एक्सरसाइज कर ली। फिर उसने कहा इसका मीन वेरिएंस फाइंड कर दें, वो भी एक एक्सरसाइज हमने कर दी। अब एक क्वेश्चन है, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर मस्ट वेट बिफोर बीइंग फैसिलिटेटेड। उसे वेट करना पड़ेगा, क्या चांस है। अब आप ये समझ लें, उसको वेट करना पड़ रहा है, ये इवेंट ए है, ये सारे इवेंट ए ही कहलाएंगे, क्योंकि वेट का मैग्नीट्यूड तो मेंशन नहीं है ना कि 1 मिनट वेट करना पड़ रहा है, 2 मिनट, 3 मिनट। तो वेट करने वाला कस्टमर जो है वो क्या है, ये सारे वेट करने वाले कस्टमर ही हैं। या तो उसे 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट या 5 या 6 या 7, इन सारे कस्टमर्स को ऐड कर लें, ये वो कस्टमर हैं जो कि वेट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कस्टमर को वेट करना पड़ेगा। तो ये सारे वो कस्टमर हैं जिन्हें वेट करना पड़ेगा, ये एन ए है। और अल्टरनेटिवली आप ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हो, 1 में से, इस टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 में से ये चीज बस माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ये वो है जिसको वेट नहीं करना पड़ा और बाकी वाले हैं वो उनको वेट करना पड़ा। ठीक है ना, तो आप इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हो। मैंने कहा वैसे तो मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 1 से लेकर 7 तक सारे कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करनी है, क्योंकि ये वो सारे कस्टमर है जिन्हें वेट करना पड़ा है। और साथ ही मैंने ये भी लिख दिया है कि जी इसकी बजाय ऐसा भी कर सकते हैं
कि जी 1 में से बस इसकी निकाल दें, ये वाली प्रोबेबिलिटी, इसको बस माइनस कर दें तो जो बाकी प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। तो 96.2% चांस है कि अगर आप उस जगह पर जाओगे देन यू हैव टू वेट। अब कितना वो तो उसने मेंशन भी नहीं किया, बस वेट करना पड़ेगा। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7 भी हो सकता है। फोर्थ पार्ट है दैट अ कस्टमर हैज टू वेट, तो उसे वेट तो करना पड़ा है फॉर लेस देन 2 मिनट्स। उसका वेटिंग टाइम लेस देन 2 मिनट्स है, लेस देन है, लेस है। देखिए ये जो वेटिंग टाइम है ये भी लेस देन 2 ही है। हम कहें ये वेटिंग टाइम नहीं है। देखिए मैं अगर आपको ये कहूं कि जी ये आपके कितने नंबर आए हैं, कोई कहता जी मेरे 10 आए, कोई 5 आए हैं। मैथमेटिक्स में एक बच्चा बोलता मेरे 0 नंबर आए हैं, लफ्ज तो वही कहता है ना कि मेरे मार्क्स हैं, आई गॉट 0 मार्क्स, ठीक है ना। तो वेटिंग टाइम लेस देन 2 कौन कौन है? ये दो है। लेस देन 2 हमारी कंसर्न है, ये दोनों लेस देन 2 है। उसने कहा जी इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों करेंगे? ट्रेडिशनली या उसका वेटिंग टाइम 0 होगा या फिर 1 होगा। ये तो नहीं होगा कि मैंने 0 मिनट भी वेट किया था, मैंने 1 मिनट भी किया। अगर आपने 1 मिनट किया तो 0 मिनट नहीं है, अगर 0 किया तो वो 1 नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज सही हो सकती है ना। तो और का वर्ड आ गया कैसे कि जी उसका वेटिंग टाइम 2 से कम है, या तो फिर उसका वेटिंग टाइम 0 है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है, या उसका वेटिंग टाइम 1 है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली आ रही है। और इन दोनों को आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके बता देंगे। तो मैंने जरा शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटीज बता दें 0 वेटिंग टाइम की और 1 तक, ये दोनों को ऐड कर लें। इन दोनों को 0.112 और 0.038, 15% चांस है कि अगर आप उस जगह पर जाओगे तो आपका वेटिंग टाइम जो है वो 2 मिनट से कम होगा। फिफ्थ पार्ट है दैट कस्टमर हैज टू वेट बिटवीन 2 to 5, 2 से लेके 5 मिनट तक उसे वेट करना पड़ेगा। बिटवीन कहता है 2 और 5 शामिल नहीं है, दरमियान में। 2 और 5 के दरमियान में कौन कौन आ रहा है? ये 2 नंबर आ रहा है। ये अगर वो कहता फ्रॉम 2 to 5, फ्रॉम, तो फिर 2 भी शामिल था, फिर 5 भी शामिल था। लेकिन ये है बिटवीन 2 to 5, 2 भी शामिल नहीं है, 5 भी शामिल नहीं है। उनके दरमियान में क्या आता है? या तो कस्टमर का 3 मिनट वेट करना पड़ेगा या फिर उसको 4 मिनट। ये वो वेटिंग टाइम है जो 2 से 5 के दरमियान के वेटिंग टाइम है। इन दोनों को ऐड कर दें, प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दें जो x3 की है, प्रोबेबिलिटी ऐड कर दें जो x4 की है। ये दोनों 37% चांस है कि कोई शख्स अगर वहां जाएगा तो उसका जो वेटिंग टाइम होगा वो बिटवीन 2 to 5 होगा, यानी या उसे 3 मिनट वेट करना पड़ेगा या उसे 4 मिनट। लास्ट वन है that a customer has to wait more than 5 minutes, उसे 5 मिनट से भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। अब 5 से ज्यादा कौन कौन है? 6 और 7। ये 5 से ज्यादा है, मोर देन है ना, 5 नहीं शामिल, मोर है। ये बड़ी केयर करनी है प्रोबेबिलिटी की, इससे क्या फर्क? नो, एंटायरली डिफरेंट। यही तो एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है आपसे कि वो क्या ये समझता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मोर देन 5 मिनट्स, तो मोर देन 5 में आएंगे 6 और 7। तो 6 और 7 ये मोर देन 5 में आ जाएंगे और इनकी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दोगे तो देन ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब एग्जाम में जब ये 5 नंबर का प्रॉब्लम आया था तो एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन ये किया था, सिर्फ मीन पूछा था उसने सेकंड पार्ट में, और एक पार्ट जो उसने किया था वो ये था। बस ये 3 पार्ट थे 5 नंबर के। मैंने फिर खुद अपने तौर पे कुछ और पार्ट इसमें शामिल किए ताकि चीज बार बार अगर चीज समझ आ गई, वो कहते ना प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिफरेंट चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। तो ये 4 क्वेश्चन मेरा ख्याल जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको शायद ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, और अब 4 क्वेश्चंस करने के बाद इस पोजीशंस पर आ गए हैं कि अच्छा स्टेटमेंट को अब आपने समझना स्टार्ट कर दिया कि ये प्रोबेबिलिटी टेबल है क्या, और इस प्रोबेबिलिटी टेबल से मुख्तलिफ क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आप किस तरह से फाइंड आउट करके उनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी।
जी, कोई आपकी जानिब से क्वेश्चन हो तो। ठीक है, कुछ इसी किस्म का ही मीन के रेलेवेंट ही एक क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको ये कहा था प्रोबेबिलिटी आपकी हेल्प करती है डिसीजन करने में फ्यूचर के मतलब जिसका भी आपको पता ही ना हो, तो आप गेस करते हो। ऐसा ही होता है ना, पता नहीं आज बारिश होनी है कि नहीं, यस वी डोंट नो, नेट से देखिए। 4 बजे हो सकता लिखा हुआ 25% चांस है, 5 बजे हो सकता लिखा हुआ 60% चांस है। तो अब आपको हेल्प हो जाएगी कि आपने 4 बजे 5 बजे कोई काम करना है, डिसीजन कर ले कि आपको करना है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी, अब वहां पर ऐसे नहीं लिख दिया उन्होंने कि चले 4 बजे इतना कर देते हैं, 5 बजे जरा कम कर देते हैं। वो सारा जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा लेते हैं, वो हाइड्रोलॉजी का, जिसमें वो टेम्परेचर और विंड प्रेशर और मॉइस्चर व्हाटसोएवर करके उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में रखते हैं। वहां से प्रोबेबिलिटी आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है। कुछ इसी किस्म का प्रॉब्लम ये है। कहता है इन अ गेम, कोई गेम है, अ मैन इज पेड ₹50, उसे 50 रुपए मिलेंगे विन बोनस के तौर पे, विन के तौर पे, इफ ही गेट्स ऑल हेड्स और ऑल टेल्स व्हेन 4 कॉइंस आर टॉस्ड। उसे 4 सिक्के दिए जाते हैं, कहते लो भी 4 सिक्के फेंको, अगर तो चारों के चारों सिक्कों पर हेड आ गए, चारों सिक्कों पे, या चारों सिक्कों के ऊपर टेल आ गया, तुम जीत जाओगे और तुम्हें 50 रुपए जो है वो पे कर दिए जाएंगे। और कहता अगर ना आए तो फिर आप कहता कि 30 रुपए दोगे। बेट है ना, शर्त लगी हुई है। चार जैसे करना, ये आ गया तो तुम जीत गए, तुम इतने पैसे ले लेना, ये आ गया तो आप हार जाओगे, आप मुझे इतने पैसे दोगे। तो जीतने की सूरत में 50 रुपए, हारने की सूरत में 30 रुपए। लेकिन जीतने का चांस क्या है? तो कहता जी जब तमाम हेड और तमाम टेल आएंगे। ये कम है क्योंकि 4 सिक्के फेंकने हैं, चाहे जो विन रकम है वो ज्यादा है, लेकिन उस ज्यादा रकम आने की चांस कम है, क्योंकि तमाम हेड आएंगे तो जीतेंगे ना, तमाम टेल्स आएंगी तो जीतेंगे। पे करने की सूरत में आपको पैसे तो थोड़े पे करने हैं, आपके लगा ले शर्त थोड़े पे करने हैं, लेकिन उस पे करने के चांसेस बहुत है। ठीक है ना। उसने क्वेश्चन क्या किया है, उसने कहा फाइंड हिज एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड गेन। अब एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड कहते हैं मीन को, एवरेज को। ये नहीं कि किसी जगह पर भी इससे पहले मैंने ये वर्ड नहीं बोला था, अब बोल रहा हूं। एक्सपेक्टेड गेन, मीन गेन को कहते हैं, रिथमेटिक मीन की बात ही कर रहा हूं। कहता जी अब जरा इन 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 कंडीशंस के तहत अगर वो शख्स खेलने जाता है गेम, क्या उसे खेलनी चाहिए कि नहीं? पता तो नहीं क्या होगा क्या, लेकिन हम बिफोर टाइम जरा कैलकुलेशन ना कर लें, उसको सजेस्ट ना करें कि भाई इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेलने जा रहे हो, तो नेट शेल आपको फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है, ये बताना पड़ेगा उसे। आप एक प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएंगे। अब हमारे पास जो दो इवेंट आएंगे उनका नाम रख दें कि उसको कितने पैसे मिलेंगे, या उसको 50 मिलेंगे या उसे 30 पे करने पड़ेंगे। ये ले, नेगेटिव साथ लगाया मैंने। तो या तो उसके पास +50 आ जाएगा, अगर आएंगे, जाएंगे तो फिर 30 देने पड़ेंगे, मैंने नेगेटिव साथ लगा दिया। साथ हम लिखनी पड़ेगी इस इवेंट के होने के क्या चांसेस है, 50 आने के क्या चांसेस है, 30 जाने के क्या चांसेस है। अब उसने कहा 4 कॉइन फ्लिप करने हैं। अब जब 4 कॉइन फ्लिप करेंगे तो अगर मैं सैंपल स्पेस ना भी बनाऊं तो सोच सकता हूं कि टोटल 16 आउटकम्स बनेंगे उस एक्सपेरिमेंट की, जब 4 कॉइन फ्लिप करने। अब जरा जीतने वाली आउटकम मैं अगर बनाना स्टार्ट कर दूं तो ये तो मुझे बड़ा टाइम लगेगा। वैसे मैं सिर्फ एक जीतने वाली आउटकम लिखूं तो ये लिखूंगा, ये आउटकम ऐसी है जिसमें चारों हेड है, और फिर कभी 3 हेड, कभी 2 हेड, कभी 1 हेड, और आखिरी आउटकम ऐसी है जिसमें 0 हेड या ऑल टेल्स। 16 टोटल। ये दो आउटकम्स ऐसी हैं, दो काउंटिंग में,
ये उसके 50 आने की प्रोबेबिलिटी बता रही है। तो 50 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/16, क्योंकि उसने लिखा हुआ जीतेगा कब, ऑल हेड्स ऑल टेल्स। तो कितनी आउटकम्स ऐसी हैं जिसमें ऑल हेड ऑल टेल हैं? 2, 16 में से। ये उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी जितनी आउटकम्स आ जाएंगी उसमें या तो 3 हेड होंगे, 4 नहीं होंगे ना, या 2 हेड होंगे, या 1 हेड होगा। कैसे आप कह ले, पॉसिबली 0 हेड, 2 हेड, 3 हेड और 4 हेड। ये दोनों आउटकम्स आ जाए तो वो जीतेगा। 4 हेड का मतलब है ऑल टेल्स। ये आउटकम आ जाए तो वो हारेगा। अब 16 टोटल है, बहुत सारी आउटकम ऐसी होंगी जिसमें 2-2 हेड, 3-3 हेड होंगे, तो 14/16 ये बन गया प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या मतलब है? मीन कैलकुलेट करना। अभी हम मीन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पी एक्स, समेशन पी एक्स। ये 2/16 लिखा हुआ है, ये 14/16 लिखा हुआ है, -20। भाई हार जाओगे। नेगेटिव आने का मतलब है, मैं नहीं कहता श्योर है, हो सकता है वो अभी शुरू किया, पहली दफा उसको 4 कान पकड़ा है, उसने पहली दफा 4 कान फेंक के चारों हेड आ गए, भाग जाए लेके, जीत जाए, ना खेले अगली। लेकिन अगर वो रिपीटली इस गेम को खेलेगा, कभी जीत जाएगा कभी हार जाएगा। जीतने की सूरत में पैसे तो ज्यादा मिल रहे हैं 50, लेकिन उसका चांस बड़ा कम है 50 आने का। तकरीबन 12% चांस है 50 आएंगे, 87% चांस है जाएंगे 30। तो नेट शेल एवरेज ओवरऑल फिगर ये कहती है कि उसे एक्सपेक्टेड लॉस होगा। एक्सपेक्टेड मीन को कहते हैं। मीन मैंने कैसे फाइंड किया है? समेशन पी एक्स, प्रोबेबिलिटी टेबल से। तो ये था पी, ये था एक्स, तो ये समेशन पी एक्स और माइनस, साइन मैंने साथ रखना है, ठीक है। तो नेट शेल उसे जो है वो नुकसान ही होगा। ये भी क्वेश्चन आई कैप की बुक का है और अगला क्वेश्चन भी आई कैप की बुक का ही है। बाय इन्वेस्टिंग इनटू अ पर्टिकुलर स्टॉक, अगर आप किसी जगह कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, अ पर्सन कैन मेक अ प्रॉफिट इन 1 year of 5,000 विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4। कहता है जी, अगर कोई शख्स किसी जगह पर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उसे 1 साल में 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 40% चांस कि उसे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखें, ये जो स्टॉक मार्केट्स होती है ना, यहाँ पर शेयर का कारोबार होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपने देखा होगा कि डेली बेसिस पर अप डाउन हो रही होती है, इसलिए कि पीछे डेटा चेंज हो जाता है। कोई एक फर्ज करें, ये उधर खैर नुमेरिक्स तो नहीं, मार्केट में चेंज कैसे आती है? बहुत बड़ा बिलियनर है, बिल गेट्स है, वो कहता है जी कि मैं फला जो कंपनी है, अब देखिए लोग, एक बड़ा वेल नोन बिल्डर हो, बहुत, जैसे वो क्या लाहौर में वो एक बड़ा बिल्डर है मलक रियाज, उसकी रेपुटेशन अच्छी है कॉलोनी बनाने की, कि वो कॉलोनी बनाता है तो बड़ी अच्छी उसकी डेवलपमेंट करता है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर देता है, लोग उसकी बनाई हुई कॉलोनी जल्दी खरीद लेते हैं, बिलीव होता है ना, एतमाद होता है, ज्यादा चांसेस है वो अच्छी चीज ही बनाएगा। लेकिन अगर कोई फ्रॉडिया हो तो आप कहेंगे नहीं यार ये तो उधर भी फ्रॉड किया था, तो ज्यादा चांस था ये फ्रॉड ही होगा, फेक ही होगा, नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पर कोई बिल गेट्स कह देता है मैं फलां कंपनी खरीदने लगा हूं, लोगों ने कहना बिल गेट्स वो कंपनी खरीद रहा है, उसने तो फिर अच्छी खासी इस कंपनी की बचत कर देनी है, तो मैं जल्दी से उसका स्टॉक उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई अप डाउन जाती है। कहता है जी कि अगर वो एक स्टॉक पे पैसे लगाता है तो डेटे के मुताबिक 5,000 रुपया प्रॉफिट होगा, श्योर नहीं है, 40% चांस है, और टेक अ लॉस, कहता है नुकसान भी हो सकता है 1,500 का, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.8। 80% चांस है कि उसे 1,500 का नुकसान होगा, 5,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन ये चांस 40% है। अब देखिए, आप इसे नहीं कहेंगे कि जी 1 क्यों नहीं है, ये 1 इसलिए नहीं है कि क्या 5,000 रुपया उसे प्रॉफिट होगा, इसका उलट है 1,500 का नुकसान, ये तो नहीं है ना। 5,000 प्रॉफिट होगा,
इसका उलट है 5000 उससे नुकसान होगा, जो 1500 है ना, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट दी गई है। तो अब दो डेटा सेट्स हैं, 5000 प्रॉफिट है प्लस के साथ, 1500 नुकसान है नेगेटिव के साथ। इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। उसने कहा था एक्सपेक्टेड गेन बताएं, एवरेज बताएं, नेट शेल बताएं क्या होगा अगर वो शख्स इन्वेस्टमेंट में जाता है तो 800 उसे ये इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। ये नहीं कह रहा श्योर 800 रुपया बचेगा, ये नहीं मैं कह रहा। देखिए ना, जब आप किसी को कहते हो कि जी क्रिकेट मैच है 90% चांस है पाकिस्तान जीतेगा बोलते हैं, तो क्या एक मैच का 90% हिस्सा पाकिस्तान जीतता है, 10% दूसरी टीम जीत जाती है? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप एक नेट शेल एक नंबर लेते हो, कहते हैं यार ज्यादा चांस है जीतने, बैट लगानी है तो लगा देते हैं। तो इन दो डेटा के मुताबिक ऊपर वाले गेम प्लान में उस शख्स को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा चांस यही है कि वो नुकसान में जाएगा। लेकिन दूसरा जो गेम प्लान है उसके मुताबिक चांसेस तो यही हैं कि उससे गेन ही होगा, क्योंकि जीतने की या प्रॉफिट के चांसेस कम है ना, 40% है, लेकिन रकम बहुत ज्यादा है, 5000 है। नुकसान के चांसेस तो ज्यादा लेकिन रकम थोड़ी है। अगर कोई 10-12 दफा नुकसान भी हो जाए और 2-3 दफा उसे प्रॉफिट भी हो जाए 5000 का, तो वो उससे ऊपर चला जाना। तो इस तरह से आप एक प्रोबेबिलिटी से फ्यूचर डिसीजन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें श्योरिटी के साथ तो नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज के साथ हम गेस करने की कोशिश करते हैं कि जी ओवरऑल नेट शेल क्या रिजल्ट जो है वो आपके पास जो है वो पॉसिबली आ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हम मीन का पूरा फार्मूला लिखें प्रोबेबिलिटी के रेफरेंस से, तो वो क्या जी होगा? समेशन पी एक्स ओवर समेशन पी होगा ना? जी, तो सर इधर समेशन पी 1 तो नहीं है? ये एक्चुअली मैंने ये कहा था कि ये जो वैल्यूज है ये आप इसको अलहदा से इसको अलहदा से करते हैं। ये नहीं कि आप इसको आप कहेंगे जी कि ये समेशन पी है, एक्चुअली ये दो प्रोबेबिलिटी टेबल्स दिए गए थे, ऐसा कह लें। इस तरह से आप करेंगे तो 500 रुपया प्रॉफिट और इसका उलट है नॉट 500, वो नहीं हम देख रहे। आपने बस ये कहना है कि एक्चुअली दो डिफरेंट सिचुएशंस में आपने ये बस लगा दिया, नेट शेल आपने बताना, नेट शेल आपने इसको बताना, समेशन पी है। ये एक्चुअली एक ही नहीं था, वो एक था इसलिए कि दो आउटकम सक्सेस में थी, बाकी आउटकम उसकी जो थी वो फेल में थी। यहां पर 5000 रुपया इसकी 4% है, इसका उलट 5000 हो सकता है उसे 4000 प्रॉफिट हो जाए, तो वो 5000 तो नहीं होगा ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटीज उसने यहां मेंशन की नहीं, तो एक किस्म का ये दो टेबल्स उसने दी हुई है। हमें इससे कंसर्न नहीं है। आपने जब भी प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेड गेन या एक्सपेक्टेड एवरेज कैलकुलेट करना, तो आपने ये वाला फॉर्मूला ही। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये तो अभी तक क्या हुआ है कि आपको या तो प्रोबेबिलिटी टेबल बना के दे दिया, बना बनाया जिसे कह रहे हैं, बना बनाया ही आपको प्रोबेबिलिटी टेबल दे दिया गया, या ये आपको कहा गया कि जी ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, आप इसका प्रोबेबिलिटी टेबल खुद बना लें। हमने कहा जी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी टेबल से प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना चाहते हैं, जस्ट आप उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी टेबल सॉरी फ्रीक्वेंसी टेबल से प्रोबेबिलिटी टेबल बन जाएगा, दैट्स ऑल। अब आपको एक डेटा दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, ना तो आपको प्रोबेबिलिटी टेबल दिया हुआ है ना ही आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, बस एक डेटा दे दिया है और कह दिया जाएगा अब इसका प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएं। तो वो कैसे बनाना है, रिपीट कर रहा हूं, पहले प्रोबेबिलिटी टेबल खुद दिया, कुछ क्वेश्चन पूछे, फ्रीक्वेंसी टेबल दिया, उसने कहा जी प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएं,
और अब तीसरी सिचुएशन, सिंपल डेटा, ना प्रोबेबिलिटी टेबल देगा ना फ्रीक्वेंसी टेबल देगा, वो कहेगा प्रोबेबिलिटी टेबल खुद बनाएगा। तो डेटा के मुताबिक प्रोबेबिलिटी टेबल अगर हमें बनाना पड़े तो कैसे हमने प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी टेबल का एक्चुअली मतलब है क्या। अगर मैं आपको ये कह दूं कि फर्ज करें क्वेश्चन करता हूं, इन टॉसिंग 2 coins in tossing two coins find probability डिस्ट्रीब्यूशन, या टेबल एक ही बात है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई हुई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। एक बात तो क्लियर होगी कि आपको प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना है। भाई किस चीज का बनाना है, इस चीज का बनाना है, नंबर ऑफ हेड्स का। पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी टेबल किसका था, डेली सेल का। दूसरे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी टेबल था विच फ्लो रिक्वायर्स। तीसरे में प्रोबेबिलिटी टेबल था वेटिंग टाइम का। और अब है प्रोबेबिलिटी टेबल नंबर ऑफ हेड्स का। अब जब 2 कॉइन आप स्लिप करते हो, पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं। अब आप उसको एक्स का नाम देते हैं। हो सकता है 2 कॉइन फ्लिप करे, दोनों के ऊपर किसी के ऊपर भी हेड ना आए, तो आप कहेंगे 0 हेड भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। 2 कॉइन फेंके हैं, 1 हेड आ सकता है, आ सकता है। 2 कॉइन फेंक के दोनों पर हेड हो सकते हैं, हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, नहीं। 4 हो सकते हैं, नहीं। खत्म। ये बन गई पॉसिबल वैल्यूज, वो आपने लिख देनी है। 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, और 2 हेड होता है, वही पॉसिबल। इसके अलावा 2 कॉइन में कोई पॉसिबिलिटी, 3 कॉइन होता तो 3 हेड तक चले जाना था मैंने। अब आपने क्या करना है, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी लिख देनी, प्रोबेबिलिटी टेबल बन जाएगा। सैंपल स्पेस अभी तो आपको सिखाई हुई है, तो सैंपल स्पेस बना लें। अब आपने देखना है कितनी आउटकम ऐसी हैं जिसमें 0 हेड है। 1/4। कितनी आउटकम है जिसमें 1 हेड है, 2, इनमें 1 हेड। कितनी आउटकम है जिसमें 2 हेड्स हैं, 1। लेंगे प्रोबेबिलिटी टेबल तैयार है। इसे ही प्रोबेबिलिटी टेबल कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में जिसका उसने प्रोबेबिलिटी टेबल बनाने के लिए आपको कहा गया है, उसकी आपने क्या लिख लेनी है, पॉसिबिलिटीज। भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। और फिर उसके आगे उसकी प्रोबेबिलिटी अगर लिखती जाए तो ये प्रोबेबिलिटी टेबल बन जाता है। इसमें ना तो हमें प्रोबेबिलिटी टेबल दिया था, ना हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, बल्कि डेटा से हमने खुद ही उसका प्रोबेबिलिटी टेबल जो है वो हमने खुद ही उसका प्रोबेबिलिटी टेबल बना दिया। ठीक। अब अगर ये 2 की बजाय मैं इसे 6 पॉइंट कर दूंगा, तो फर्ज करें बहुत लेंथी हो जाना है। क्यों, सैंपल स्पेस बना बना के मुझे सारे की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ती, बहुत लेंथी हो जाएगा। यस, बहुत लेंथी हो जाएगा। अब आपने एक ऐसी टेक्निक पढ़नी है जिसमें आप प्रोबेबिलिटी टेबल ही बनाएंगे, बट विदाउट कंसिडरिंग द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बगैर जरूरत ही नहीं है कि आप सैंपल स्पेस बनाएं। करना वही है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी लिख लेनी है आपने। हर एक के आगे प्रोबेबिलिटी लिखनी है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप उसका सैंपल स्पेस बना के ये काम करते रहे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सैंपल स्पेस नहीं बनाया करेंगे। सैंपल स्पेस को बनाए बगैर ही
हम वो अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स में और स्टैट्स में एक वर्ड हम बड़ा इसके बाद में बोला करूंगा, फंक्शन। फंक्शन आप समझ लें कि जिस तरह से कोई एक मशीन होती है, मशीन जो काम हमें करने में ज्यादा देर लगे, ज्यादा मुश्किल लगे, लोग कहते हैं यार ये ऑटोमेटिक मशीन बन गई। उस मशीन में वो रॉ मटेरियल इनपुट कर देते हैं और खुद मैनुअली नहीं कैलकुलेट करते, वो मशीन आपको आउटपुट दे देती है। कोई लेदर बनाने की, शू बनाने की मशीन है ऑटोमेटिक, आप उसके अंदर जो है वो डाल देते हैं लेदर का पीस इनपुट, मशीन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है और आपको आउटपुट जनरेट कर देती है। काम आसान कर दिया। आप कह जी बड़ी मुश्किल थी प्रोबेबिलिटियां कैलकुलेट करना सैंपल स्पेस से। क्यों जी? बहुत ज्यादा सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी, 6 कॉइन के लिए, 4 कॉइन के लिए, 10 कॉइन के लिए। तो फिर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाली मशीन बना लेते हैं। मैथमेटिक्स वाले उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना लें आप। तो मशीन की जगह बस आप फंक्शन का वर्ड कर लें। तो फंक्शन एक ऐसी मशीन है जो आपको, अगर वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटियां कैलकुलेट करके दे देगी। आप इसमें इनपुट करेंगे इवेंट को जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए और ये सैंपल स्पेस बनाए बगैर आपको आउटपुट दे देगा, प्रोबेबिलिटी यानी कि दे देगा। चलिए जी, हमारा मकसद सॉल्व हो गया। हम इसमें 0 हेड डालेंगे वो प्रोबेबिलिटी दे देगा, इसमें फिर 1 हेड डालेंगे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 2 हेड डालेंगे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पहले हम यही काम मैन्युअली समझने करते थे सैंपल स्पेस बना के। अब ये एक फंक्शन, एक मैथ का ही फार्मूला है, वो कहता है जी बार बार सैंपल स्पेस की जानिब जाने की जरूरत ही नहीं है, इस फार्मूले को यूज करें, सैंपल स्पेस इसके अंदर बनी हुई है लाइक, और आप इसको एज इट इज कैलकुलेट कर लें। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक आंसर करने हैं, लेकिन उसके लिए अब हम सैंपल स्पेस बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है। कौन से हैं वो? क्या हर सिचुएशन में हम वो फंक्शन यूज किया करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, हर सिचुएशन नहीं। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होगी, अगर तो वो उन सिचुएशन में से कोई सिचुएशन हो तो हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी फार्मूला यूज किया करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, क्या वो डिस्क्रीट है या वो कंटिन्यूस है? डिस्क्रीट। मैंने क्लास से स्टूडेंट का सैंपल लिया, स्टूडेंट सेलेक्ट किए 10 और देखना है कि इस 10 स्टूडेंट में से कितने बॉयज हैं। हो सकता है 10 के 10 ही बॉयज निकल आए, पर्शियन निकाली ना मैंने, 5 4 3 2, प्रोबेबिलिटी बता दें, तो ये डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ बॉयज इज ऑलवेज अ डिस्क्रीट नंबर, मे बी 2 मे बी 3। आइटम सेलेक्ट कर रहा हूं, मतलब है देखना है कि उनमें डिफेक्टिव कितने हैं, डिस्क्रीट 2 होंगे या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, होल नंबर नहीं आएंगे। लेकिन अगर बल्ब सेलेक्ट कर रहा हूं और नोट करना है उनकी लाइफ, इतनी कहेंगे 2 घंटे हो सकती है या फिर 3, इसके दरमियान भी तो हो सकती है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूं, ये नहीं नोट करना इनमें बॉयज कितने हैं, स्टूडेंट नोट किया, ये नोट करना उसकी एज कितनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एज तो फिर आप अगर बड़ा सेंसिटिव लेवल पे चले जाएं तो साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट तक की भी तो हो सकती है, किसी इक्विपमेंट की लाइफ भी तो हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट करें, सैंपल स्पेस बनाना या तो मुश्किल है या बनाई ही नहीं जा सकती। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे आपने देखना, पहला काम ये करना है, क्या जो जो वेरिएबल है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ये कोई डिस्क्रीट है या ये कॉन्टिन्यूस है। ये डिसीजन पहले करना है। फर्ज करें आपको पता चल जाता है कि वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। अब उसके लिए 3 फार्मूले, या तो बाइनोमियल लगा के करेंगे या फिर पॉइसन, और तीसरा है हाइपरजोमेट्रिक। और अगर वो कंटिन्यूस है तो सिर्फ एक ही, और उसका नाम है नॉर्मल। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं। फंक्शन इज अ रूल, इज अ फार्मूला in which we input the event and we get the probabilities as an output.
ये हमारी चॉइस नहीं है कि अच्छा यार बाइनोमियल से कर लीजिए, आज दिल कर रहा था बाइनोमियल से तो चले इसमें हमारी मर्जी है पॉइसन की। नहीं, हर फार्मूला अप्लाई करने के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर तो वो डेटा वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होगा तभी हम वो फार्मूला लगाया करेंगे, अदरवाइज नहीं। आप उसका प्री रिक्विजिट क्या दें? अगर आपको मैं कोई बैटरी सेल दे दूं 4, क्या उस 4 बैटरी सेल से आप बच्चे का हर खिलौना चला सकते हैं? तो नो। हो सकता है किसी में आपको 5 बैटरी सेल चाहिए, किसी में आपको पेंसिल सेल चाहिए और किसी में बड़े सेल चाहिए। तो फिर हर खिलौना चलाने के लिए उसकी प्री रिक्विजिट कंडीशन लिखी होती है ना कि इसमें इतने सेल डलेंगे, इसमें ये डलेगा। तो आप समझ लें कि ये जो 4 फार्मूले हैं प्रोबेबिलिटीज के, जहां से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हर फार्मूले की एक रिक्वायरमेंट होगी, प्री रिक्विजिट होगा, कंडीशंस होंगी। अगर तो वो डेटा वो कंडीशन फॉलो कर रहा होगा तब हम डिसाइड कर देंगे अच्छा जी ठीक है, अब आप बाइनोमियल से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, इसकी पॉइसन से की जा सकेगी, इसकी हाइपरजोमेट्रिक से। अब आपने ये 4 फार्मूले पढ़ने हैं और हर फार्मूला अप्लाई करने की कंडीशन याद रखनी है कि पहला जो फार्मूला है बाइनोमियल का वो किन सूरत में, किन सिचुएशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बात तो क्लियर है, अगर वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो 3 में से कोई एक, और अगर कंटिन्यूस होगा तो एक ही आपके पास फार्मूला है जिससे आपने इसकी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर दी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पहला फार्मूला है बाइनोमियल का, वो कब यूज करना है? ये तो बात क्लियर है कि डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तभी यूज करेंगे। कहता दिस डिस्ट्रीब्यूशन और अ फार्मूला इज फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूस के लिए नहीं है। डिस्क्रीट नंबर ऑफ हेड्स डिस्क्रीट होते हैं, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ गुड आइटम्स, नंबर ऑफ बॉयज, ये सारे डिस्क्रीट है। हाइट की क्या चांस है जी इसकी हाइट इतनी होगी, टाइम इतना लेगा, टेम्परेचर इतना होगा, ये सारे कंटिन्यूस है। और ऐसा डिस्क्रीट वेरिएबल विच कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, एक दफा जब आप उसको करें सिर्फ उसके 2 ही वैल्यू आने के चांसेस हों। अब देखें, एक शख्स आपने, एक स्टूडेंट आपने क्लास से सिलेक्ट करना है, 2 ही पॉसिबल चांसेस हैं वो मेल होगा कि फीमेल। आपने एक सिक्का थ्रो करना है, 2 ही पॉसिबल चांस है या हेड आएगा या टेल। आपने एक स्टूडेंट का एग्जाम रिजल्ट नोट करना है, 2 ही पॉसिबल चांस है एग्जाम में फेल है या पास। लेकिन अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो 6 पॉसिबल आउटकम, 2 नहीं है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6 पॉसिबल आउटकम आ सकती हैं। कॉइन टॉसिंग में 2 आइटम डिटेक्शन, या वो गुड होगा या डिफेक्टिव, 2 बॉय चाइल्ड की जेंडर, या वो बॉय होगा या गर्ल होगा, 2। तो कहता है ये उधर सूटेबल है जिसमें एक्सपेरिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक दफा उसको करें अगर, तो उसकी सिर्फ 2 ही आउटकम हो, एक को सक्सेस कह देना और एक को फेलियर कह देना। एक आउटकम को कह देना ये सक्सेस आउटकम है और दूसरी आउटकम जो है वो फेलियर आउटकम कहलाएगी। सच एज कॉइन की बात करें तो हेड और टेल वाकई 2 ही होती है। जेंडर की बात करें, मेल होगा फीमेल होगा, 2 ही होती है। एग्जाम के रिजल्ट की बात करें, 2 ही होंगे आउटकम्स, या वो पास होगा या वो फेल होगा। आइटम के स्टेटस की बात करें तो 2, या वो गुड होगा या डिफेक्टिव होगा। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स कि ये कब स्पेसिफाई है कि जी ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकम्स ही पॉसिबल हो। इसके अलावा उस एक्सपेरिमेंट, उस डेटा में ये 4 कंडीशन पूरी कर रहा हो तब जाके हम कहेंगे ये बाइनोमियल अप्लाई होगा। अब टेक्निकल लेवल पे आपको ये कंडीशन याद रखनी है। एग्जामिनर पूछता है, वो क्या करता है, वो एक ना आपको डेटा नहीं देता, वो कहता है ये एक डेटा सेट है, अगर हो और मैंने इससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो नीचे लिखेगा विच प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज सूटेबल बाइनोमियल पॉइसन हाइपोथेटिक नॉर्मल। आप सबसे पहले देखेंगे, आपको पता चला वो डिस्क्रीट है, आपने कहा अच्छा नॉर्मल तो आउट कर दे, 3 रह गए।
फिर आपने सोचना बाइनोमियल कब लगेगी। अगर तो ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं, उन्होंने इस कंडीशन का जिक्र किया हुआ हो, तो फिर आपने क्या देना वो बाइनोमियल। आल्दो जब हम अपना न्यूमेरिकल वर्क करेंगे, आपको छोटी सी मैं बात बताऊंगा, आपने फौरन पहचान लेना है कि ये बाइनोमियल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। वो तो न्यूमेरिकल, बिल्कुल अगर तो न्यूमेरिकल आए उसको पहचानना बड़ा सिंपल सी बात है, फौरन आप कहेंगे नहीं जी बड़ा क्लियर है, ये बाइनोमियल से होना है और किसी से होना ही नहीं है। लेकिन आपको कंडीशन में इसलिए कहता हूं याद करें कि एग्जामिनर ना अपने क्वेश्चन में कंडीशन लिखता है, कहता है जी ये कंडीशन अगर किसी डेटा में आएंगे तो बताएं कौन सा। आपको पता ही नहीं है कि बाइनोमियल के लिए कौन सी 4 कंडीशन है, तो आपको तो नहीं समझ आएगी कि ये बाइनोमियल लगना है कि नहीं। तो कंडीशन है क्या। पहली कंडीशन ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहां से आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसके n ट्रायल्स। अब ट्रायल्स, एक सिक्का है, मैं 3 दफा फेंक रहा हूं, तो मैंने उसके 3 ट्रायल किए। इवन अगर वो ये भी कह देना कि जी 3 कॉइन फेंके जा रहे हैं, तो हम यही समझेंगे एक कॉइन एक ट्रायल है। तो 3 कॉइन इकट्ठे फेंक दिए या एक कॉइन एक एक करके 3 दफा फेंक दिए, तो हमारे लिए वो एक ही चीज है। तो ट्रायल्स उस एक्सपेरिमेंट की सिंगल परफॉर्मेंस को बोलेंगे, सिंगल परफॉर्मेंस। आपने कभी केमिस्ट्री का या फिजिक्स का मैट्रिक में या इंटर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहते हैं 3 दफा रीडिंग लेनी है, ऐसे कहते हैं ना। आप समझ लें आप 3 ट्रायल कर रहे होते, 3 ट्रायल कर रहे होते, कहता है यहाँ ट्रायल्स की तादाद मेंशन होनी चाहिए जी कितनी दफा वो सिक्का फेंक। मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स अपीयर, क्या चांस है 2 हेड आएंगे। कितनी दफा सिक्का फेंकना जी, पता ही नहीं कितनी दफा फेंका जा रहा है, गलत। अगर वो सिक्का बता दीजिए 4 दफा फेंका जा रहा है, 2 दफा हेड आने के क्या चांस, अब ठीक है। तो ट्रायल्स है। क्लास से स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, बताया जा रहा है जी 15 स्टूडेंट सिलेक्ट करने, तो 15 ट्रायल है। एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना एक ट्रायल, और ये आपने ऐसा 15 दफा किया, तो 15 ट्रायल्स। आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए कि वो गुड एंड इफेक्टिव है। बॉक्स में आइटम पड़े हुए हैं, आपने कहा जी कितने आपने चेक करने जी, 10 आइटम हमने निकाल के चेक करने, तो 10 ट्रायल किए। तो ट्रायल्स की तादाद मेंशन होनी चाहिए, और उसको हम स्मॉल लेटर n से लिखा करेंगे कि जी ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें जो ट्रायल्स किए जा रहे हैं वो n किए जा रहे हैं, कभी 10 कभी 15 कभी 20, तो जरूर मेंशन होना चाहिए। और ये है पहली कंडीशन। दूसरी, ईच ट्रायल जब एक दफा से परफॉर्म किया जाए, तो उसकी सिर्फ 2 आउटकम आनी चाहिए। इस टू को इस बाई के साथ मिला लें, इसीलिए इसका नाम बाइनोमियल है, बाई फॉर 2 है। हर आउटकम 2 ही होने चाहिए। अगर मैं कहूं एक डाइस है, मैं उसे 3 दफा फ्लिप करता हूं, तो 3 ट्रायल हो गया, ये तो बात ठीक हो गई। आपने कहा बाइनोमियल क्यों नहीं है। अब जरा आए ना उसकी एक ट्रायल पे, तो क्या डाइस के एक ट्रायल पे सिर्फ 2 आउटकम्स हैं, नहीं, वो तो 6 हैं। यस, वो बाइनोमियल नहीं है। तो ये उस जगह पर सूटेबल है जब सिंगल ट्रायल में सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है। यस नो को चीज है, जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ये जी क्वेश्चन सही होगा या आपका गलत हो जाएगा। हेड टेल है अगर पॉइंट की बात करें, सक्सेस फेल है अगर स्टूडेंट के रिजल्ट की बात करें। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन कि आपने चेक करना है कि जी क्या हर जो सिंगल ट्रायल हो रहा है उसकी 2 ही आउटकम्स हैं। तीसरी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा ये तो मुझे पता है कि जो सिंगल ट्रायल है इसकी आउटकम 2 ही आनी है, ठीक है ना। हेड टेल या यस नो या हेड टेल या सक्सेस फेल। उसने यहां सक्सेस का वर्ड किसके लिए लिखा है। फर्ज करें एक हेड और एक टेल है, इसके लिए सक्सेस क्या है। डोंट से जी हेड सक्सेस है, क्यों हेड क्यों सक्सेस है। अब देखें, टॉस होने लगा है, मैं क्रिकेट कैप्टन हूं, टॉस होने लगा है, अंपायर ने कहा जी आप हेड या टेल में से कोई कॉल करो, मैंने टेल कॉल कर लिया। कब कहूंगा मेरे सक्सेस में कामयाब हो गया, जब क्या आएगी, टेल आएगी, फिर ही कहूंगा ना सक्सेस आ गई। मैं एक स्टूडेंट तलाश कर रहा हूं, वो जिसका पेपर फेल है, मुझे नहीं पता किसका, मैं पेपर सिर्फ निकालता जा रहा हूं, पेपर सिर्फ निकाल ली, वो स्टूडेंट पास था, तो मैं कहूंगा ना ये मेरी सक्सेस नहीं है, मुझे नहीं मिला अभी वो। क्यों, मैं कौन ढूंढ रहा हूं, मैं फेल स्टूडेंट ढूंढ रहा हूं। तो कब कामयाब हो जाऊंगा, जब फेल होगा, तो वो मेरी सक्सेस कहलाएगी। तो आप समझ लें सक्सेस वो होगी जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा।
दो इवेंट होंगे ना, एक सक्सेस एक फेल। सक्सेस कैसे कहना है? जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। मैं बल्ब ढूंढ रहा हूं, मुझे पता चला ये बल्ब बड़े हुए हैं, इनमें से कुछ खराब हैं। मैंने ढूंढना है खराब बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब। कब कहूंगा कामयाब होगा ढूंढने में? जब क्या आ जाएगा? डिफेक्टिव आ जाएगा। तो सक्सेस उसे ही कहेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि सक्सेस कहना किसको है। ये पता है कि कैटेगरी दो ही होंगे, एक सक्सेस आउटकम होगी, एक फेलियर आउटकम होगी। हर ट्रायल में ऐसा ही होगा। किस आउटकम को सक्सेस का नाम देना है वो डिपेंड किया करेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। हेड पूछा हुआ तो सक्सेस हेड है, अगर टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी तो टेल सक्सेस है। लेकिन वो ये कह क्या रहा है? कहता जी कि ये जो भी सक्सेस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हर ट्रायल में वो फिक्स रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। ये बदल भी जाती है। अब देखिए, एक सिक्का है, हेड आने का चांस है 1/2.5। अब जब आप उस सिक्के को दूसरी दफा फ्लिप करोगे, अब हेड आने का चांस कितना है? 1/2। बदलेगा तो नहीं कि जी पहली दफा तो हेड आने का चांस 50% था, अब दूसरी दफा सिक्का फेंकने लगा हूं 40% रह गया। क्यों रह गया भाई? हर दफा 50 ही रहेगा, 50 ही रहेगा। तो फिक्स है क्या ना? तो फिक्स है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 10। मैंने इनमें से एक बॉल सेलेक्ट करना है, उठा के बाहर रख लेना है। पहली दफा जब मैं बॉल सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/10। और अब एक और ट्रायल करना है, दोबारा रेड बॉल सेलेक्ट करना है। अब एक रेड बॉल सेलेक्ट हो चुका, दूसरी दफा 5/10 में 4/9 रह जाएगी। बदल गई ना? फिक्स नहीं रही। मैं कह रहा हूं फिक्स रहनी चाहिए। बस ना आप कंडीशंस को समझ ले। सिर्फ कह क्या रहा हूं? मैंने कह दिया ना कि जब न्यूमेरिकल काम आएगा ना तो उस वक्त तो बड़ा छोटी सी बात है, आपने 1 सेकंड में पहचान लेना, बाइनोमियल से सॉल्व करना है इसको। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि इसकी याद करने में आसानी रहेगी कि बाइनोमियल के लिए दो ही तो कैटेगरीज हैं। जो सक्सेस कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी होगी वो फिक्स रहेगी हर ट्रायल में। एग्जांपल मैंने दे दी कि ये देखें, ये फिक्स नहीं है। एक ट्रायल में तो 5/10 थी, अगले ट्रायल में 4/9 रह गई। होता है। लेकिन अगर कॉइन टॉसिंग की बात करें, आप कहेंगे एक कॉइन पर तो हेड सक्सेस आने का चांस, हेड आने का चांस 50%, दूसरे में उसमें भी तो 50 रहेगा, उसमें क्यों चेंज होगा? और आखिरी कंडीशन क्या है? कहता द ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। ये वही वर्ड है जो पहले भी पढ़ा था। यानी एक टेस्ट की जो आउटकम्स है, आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ एनी अदर ट्रायल। उसको इन्फ्लुएंस ना करे। एक ट्रायल की आउटकम दूसरी दफा जो ट्रायल करने लगे हैं उसको इन्फ्लुएंस ना करे। हम कह देते हैं ये ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब ये इतनी डिटेल से 4 कंडीशंस को, यानी ये बड़ा टाइम भी लग जाएगा। एक ही चीज चेक करेगा, ये भी पूरी हो रही है, ये भी पूरी हो रही है। 4 कंडीशनें पूरी होंगी तो बाइनोमियल लगाएंगे। मैं कह रहा हूं कि एक ही कंडीशन में आपको बताऊंगा, पता चल जाएगा ये बाइनोमियल से करना है। थ्योरेटिकली ये 4 हैं। इनको याद करें इसलिए कि एग्जामिनर एग्जाम में लिख देता है, क्योंकि जो अगली डिस्ट्रीब्यूशन एक आनी है उसमें ये दोनों सेम है उसकी, और ये दोनों डिफरेंट है। तो फिर एक जगह वो लगेगी, एक जगह वो लगेगी। तो इसलिए आपको 4 कंडीशन रिपीट कर रहा हूं। जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो उसमें ट्रायल्स की तादाद मेंशन हो, हर एक ट्रायल की 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो, और सक्सेस आउटकम्स रिमेन्स द सेम हो, और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो। ये 4 कंडीशंस होंगी। आप कहेंगे आप प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल फार्मूला लगा के अब आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। वो बाइनोमियल फार्मूला है क्या? कहता है वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस। एक्स सक्सेसेस, कभी 2 सक्सेस, कभी 3 सक्सेस। मतलब 10 कॉइन फ्लिप कर रहा हूं, मैं कहता हूं क्या प्रोबेबिलिटी है 3 कॉइन पर हेड आएगा। सक्सेस हेड है और 3 दफा आनी चाहिए, इसे मैं कह रहा हूं। वो कहता जी कि आप जनरली लिख दें तो एक्स सक्सेसेस, कितने में से एक्स सक्सेसेस? एन ट्रायल। अगर मैं कहूंगा 10 कॉइन फ्लिप कर रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है 10 में से 3 कॉइन के ऊपर हेड आएगा? तो मैं कहूंगा हेड आना सक्सेस है, और कितने पर है? 3 पे। तो इसे मैं 3 लिख दूंगा, इसे मैं 10 लिख दूंगा।
और कहने लगे जी 10 ट्रायल में से 3 सक्सेसेस की क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। जब मैंने लिखा था ना x नंबर ऑफ हेड्स 2 कॉइन पे 0 1 2 लिखा था, तो x कभी 0 कभी 1 और कभी 2। 2 कॉइन फ्लिप किए हैं, 0 हेड आने का क्या चांस है, 1 सक्सेस आने का क्या चांस है, 2 सक्सेस। और सक्सेस किसे कह रहा हूं, नंबर ऑफ हेड्स को। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला मैं जरा अलग से लिख देता हूं। आज सिर्फ हमने बस फार्मूला ही इसका लिखना है और इसके ऊपर न्यूमेरिकली हम नेक्स्ट अपना करेंगे। कहता है कि अगर आपने कुछ सक्सेसेस की, एक्स को सक्सेस कहते हैं, कितनी सक्सेसेस इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। इससे मुराद क्या है, एक्स कह दिया नंबर ऑफ हेड्स। जब मैं इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करता हूं, ये है स्मॉल एक्स। यदि एक्स नंबर ऑफ हेड्स है, मुझे किसकी निकालनी है, 1 हेड की निकालनी है, तो यहां पर मैं फिर उसकी वैल्यू प्लेस क्या करूंगा, इज इक्वल टू, देखिए मैं सैंपल स्पेस नहीं बनानी, एन जो ट्रायल्स हैं, सी, इस सी को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन ये एक काउंटिंग टेक्निक, गिनने का एक मेथड है। सैंपल स्पेस में तो गिनना था ना, बस मैंने सैंपल स्पेस नहीं बनाई, गिनने का मेथड लगा दिया। इसको जरा थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे 3 लेक्चर के बाद, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कॉम्बिनेशन गिनता कैसे है। सिर्फ फिलहाल आपने लिखना है। और इधर स्मॉल एक्स, एन पढ़ते से ऐसे ही है, NCX, और C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। आप समझ लें ये गिनने का एक मेथड है, इनटू P पावर X इनटू Q पावर N माइनस X। ये है फॉर्मूला। ये P और Q क्या चीजें हैं, ये बिल्कुल अगले में इसको डिस्कस जरा डिटेल से करेंगे। फिलहाल आप बस ये समझें, फिलहाल आप ये समझेंगे कि मैंने कहा था ना कि सिंगल जो ट्रायल है, एक इसमें सक्सेस कैटेगरी होगी और एक इसमें फेलियर कैटेगरी होगी। दो ही तो पॉसिबल है, आपके तीसरा भी आगा तो बाइनोमियल नहीं होता। सक्सेस कैटेगरी के आने के चांसेस को पी कहते हैं। हेड सक्सेस है, एक दफा हेड आने का चांस 50%, तो पी 50% हो गया। और फेल कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट में वो क्यू कहलाती है। दो ही तो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या सक्सेस होगा या फेलियर होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी को पी कहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को क्यू कहते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। एन ट्रायल्स की तादाद, एक्स कितने सक्सेसेस की कैलकुलेशन करनी है, पी एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसे पी ये बताया जाएगा। और क्यू फेल की कैटेगरीज कितनी है, बस ये रखिए फार्मूले कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो फार्मूला है NCX, फर्ज करें ये लिखा हुआ हो 4C2, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, इज इक्वल 4, और ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल सिंबल। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ओवर जो नीचे लिखा हुआ है 2 और उसका भी फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई विथ इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 4 - 2 और फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का, या जैसे स्क्वायर नहीं एक्सपैंड करते, तो मैंने कॉम्बिनेशन एक्सपैंड कर दिया। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज है जी, सिंबल तो समझ आ गई ना, इस सिंबल को हम फैक्टोरियल सिंबल बोलते हैं। ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है किस चीज की, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1। जब तक 1 नहीं आ जाए आपने मल्टीप्लीकेशन लिखते जाना है। ये एक कंसेक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन का शॉर्ट हैंड है।
कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट है ओवर। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 से स्टार्ट करे 1 तक, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। 2 4 माइनस 2 2 होता है, तो 2 का फैक्टोरियल है 2 से स्टार्ट करें और 1 तक, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 2 2s are 4, 3 2s are 6, तो इसका आंसर 6 आता है। तो ये है फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन एक्सपैंड करने का मेथड। लिखा हुआ है 20C10, 20 फैक्टोरियल का मतलब है 20, 19, 18 अप टू 1 तक, जब तक 1 नहीं आएगा आपने चलते जाना। 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10, 9, 8 जब तक 1 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई विथ, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी 10 है, 10 से फिर स्टार्ट कर लिया और अप टू 1, फिर इसको जरा सॉल्व कर, लेंथी हो जाएगा ना, यस लेंथी हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे कॉम्बिनेशन की अवेलेबल है, तो इसको पता है कि हमें अक्सर कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर पे ये डायरेक्टली कॉम्बिनेशन की जो है वो अवेलेबल है। लाइक आपने फर्ज करें ये 4C2, ठीक है ना, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन आपको पता चल गया जी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल आंसर आ गया, आपने कर लिया। लेकिन कैलकुलेटर्स पर भी डायरेक्टली कहां पर ये चीज अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये देखें लिखा हुआ ब्राउन कलर में, NC कॉम्बिनेशन ऑफ R, ठीक है ना। इसमें डिवीजन के ब्राउन कलर यानी कि शिफ्ट में रेड है, वो अल्फा के साथ, तो हर की में 3 फंक्शन है, एक डायरेक्ट फंक्शन है, एक शिफ्ट के साथ चलता है और एक ये अल्फा के साथ चलता है। हर की में 3 नजर आ रहे हैं, किसी में 2 भी है, खैर इसी में ये इसमें 2 है, एक शिफ्ट के साथ है, एक 0 डायरेक्ट है। लिखना है 4C2, 4 पहले लिख ले, अब C लिखना है, ये C खुद ही लिखेगा, शिफ्ट और डिवीजन सन बस इक्वल कर 6 आ, 4C2 इज 6, वो मैंने 40C20 लिखा हुआ था, 40C20, पता नहीं कितनी कैलकुलेशन करनी करता रह ले, इतना बड़ा आंसर आना, ठीक है ना। 40C20 का आंसर है ये, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 15 और सब सॉल्व करके 40C20 का आंसर है इसका 1.37 इंटू 10 टू द रेज पावर 11, 11 जीरो को इधर लगा के, और हाँ जी क्लियर पॉइंट। तो आज मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताई और बाइनोमियल अप्लाई करने की प्री रिक्विजिट्स बताई। एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे, हाँ जी ठीक है, ये कोई क्वेश्चन पूछना हो। जी सर एक नोट है, और वो क्वेश्चंस में ना काफी ज्यादा यूज हो रहा है सर, वो ये है कि 2 इवेंट्स एट द सेम टाइम सर इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते सर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, वो मैं इसको करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट करूंगा क्योंकि अभी काफी टाइम हो चुका है। मैं मैथ्स की क्लास स्टार्ट करूंगा मंडे को, इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा मंडे को, बिल्कुल ओके सर। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पूछना, ना सर। वो थोड़ा सा मुझे टाइम लेके समझाना होगा, तो वो मैं इंशाल्लाह मंडे को समझाऊंगा। ओके जी सर, थैंक यू सर। आपका क्वेश्चन, हाँ जी बोलिएगा। आपका हैंड रेज है अकील, आपकी आपकी माइक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ओपन योर माइक का मैसेज। जी नहीं, वो मेरे ख्याल आपको आइडिया नहीं हो रहा उसमें हैंड रेज।
जी आप पूछेगा। नहीं, ट्रायल इकट्ठे मैंने इस वक्त बात की है कि सिंगल ट्रायल की क्या सिचुएशन है दो आउट का, सिंगल ट्रायल में। अब वो आपसे क्वेश्चन करेगा ना, वो कहता मैंने 10 कॉइन फेंके हैं, 4 हेड आने के चांस बताए, 10 कॉइन है तो ट्रीट मैंने 10 कॉइन को करना है। कंडीशन क्यों पूरी हो रही है कि 10 कॉइन फेंके गए तो सिंगल ट्रायल का मतलब होगा 1 कॉइन, उसकी तो 2 ही होगी, बाइनोमियल की कंडीशन पूरी होगी बस। हमने तो देखना है कंडीशन पूरी हो गई है। अब आपको यही तो इसकी खूबी है, वो कहता है जी सिंगल की कंडीशन पूरी कर ले, मैं आपको 10 का इकट्ठा बताऊं। यही तो फायदा इसका हुआ ना, वरना तो फिर सैंपल स्पेस में तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाना। जी कोई क्वेश्चन है आपका, अदरवाइज फिर हम मैथ्स की क्लास में करते हैं शिफ्ट। चलो जी, अगर हम नहीं है तो फिर मैथ्स की क्लास में करते हैं।